हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आप देख रहे हैं एक ऐसा YouTube चैनल जो क्लास 11th और क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स के ऑल टॉपिक्स के वीडियोस आपको प्रोवाइड करेगा, वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब पूरा क्वालिटी कंटेंट मुफ्त में, वो भी पूरा एनसीईआरटी वाला। पूरी एनसीईआरटी आपको क्लास 11th और क्लास 12th की यहाँ पढ़ाई जाएगी, जिसके अंदर आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत रसायन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले वाली क्लास पूरी बेसिक क्लास रहेगी, जिसके अंदर इस चैप्टर का जो भी बेसिक रहेगा वो आज की क्लास में पढ़ाऊंगा मैं। उसके बाद अगली वाली क्लास से जो इंपोर्टेंट आईएमपी क्वेश्चन है वो चालू हो जाएंगे। जैसा कि आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण, अपचयन और एक और रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण क्या होता है, कैसे होता है, अपचयन क्या होता है, कैसे होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, पूरा आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद अगली क्लास के अंदर रहेंगे डेनियल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। एक डेनियल सेल हम पढ़ेंगे जो कि विद्युत रासायनिक सेल का एक प्रकार होता है। जैसा कि अगर आपको पता हो कि जो विद्युत रसायन चैप्टर है वो पूरा आपके सेल के ऊपर दिया गया है। जो सेल घरों के अंदर यूज होते हैं, एक सबसे छोटे से छोटा सेल जो हमारी घड़ी के अंदर यूज होता है, घड़ी के अंदर यूज होने वाले सेल से लगाकर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर बैटरियां यूज होती है, वो पूरा इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगला आज की क्लास के अंदर तो उन सारे सेलों का बेसिक रहेगा, मतलब पूरे चैप्टर का बेसिक रहेगा। फिर अगली क्लास के अंदर सेल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल के बारे में, डेनियल सेल क्या होता है, फिर आगे सेल के बारे में पढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे नया सेल होता जाएगा पढ़ते जाएंगे अभी, लेकिन इस क्लास के अंदर पूरा क्या रहेगा, बेसिक। और हाँ, अगर आपको ये बेसिक नहीं आता है, ऑक्सीकरण नहीं आता है, अपचयन नहीं आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं आती है, तो आगे आपको सेल की जो परिभाषा रहेगी, सेल की जो रिएक्शंस रहेगी, उनको बनाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आपको पहले बेसिक पूरा क्लियर कर रखना है, उसके बाद आगे जाना है। और अगर आप हमारे चैनल से पढ़ रहे हो, हमसे पढ़ रहे हो, तो आपको पूरा बेसिक टू एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे। मतलब सबसे पहले पूरा बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद धीरे 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 लेवल बढ़ाएंगे। और अगर आपको पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ना है तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। जैसा कि आप लास्ट तक वीडियो देखोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से हम पढ़ाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की क्लास में ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण क्या होता है, देखो आपको बताता हूं। ऑक्सीकरण का सिंपल मतलब होता है किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन का निकलना। यदि किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, मतलब उसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। अब सर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, परमाणु क्या होता है, परमाणु अगर नहीं पता हो तो देखो पहले परमाणु बताता हूं। परमाणु वैसे आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो वो भी बताएंगे, पूरा बेसिक क्लास रहेगी। आप देखो सबसे पहले परमाणु क्या होता है, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है उसको बोलते हैं परमाणु। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। अब सर पदार्थ क्या, तो ये मैंने ढक्कन ले लिया, इस ढक्कन को तोड़ूंगा, तोड़ने पर जो सबसे लास्ट छोटा सा कण बचेगा जिसको मैं और नहीं तोड़ सकता, वो क्या कहलाएगा, परमाणु। आई बात समझ में, परमाणु क्या होता है। जैसे एक लोहे का परमाणु होता है, सोने का परमाणु होता है, चांदी का परमाणु होता है। चांदी ले ली आपने, उसको तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, जो सबसे छोटा सा कण बचेगा जिसको और नहीं तोड़ पा रहे हो। परमाणु इतना छोटा होता है जिसको आंखों से देख भी नहीं सकते, क्योंकि अगर किसी कण को आप आंखों से देख सकते हो तो उसको तो तोड़ डालोगे। अपने को परमाणु के अंदर ऐसा कण लेना है जिसको और नहीं तोड़ सके, तो वो क्या बन जाएगा, परमाणु। तो एक परमाणु तो समझ में आ गया वो क्या होता है। किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। उसके बाद परमाणु अलग अलग प्रकार के होते हैं, धातु के परमाणु होते हैं, अधातु के परमाणु होते हैं, उपधातु के परमाणु होते हैं। तो ये पूरा अपन 11th वाली क्लास के अंदर पढ़ के आए हैं। अब अगला 12th वाली क्लास में आ गए, थोड़ा सा तो ऊपर आना है। तो परमाणु हो गया क्लियर। अब परमाणु के बाद मैंने बोला है किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन का निकलना। अब सर ये इलेक्ट्रॉन कहां से आया, तो देखो परमाणु के अंदर आपको अगर बता दूं, नहीं पता हो, तो परमाणु के अंदर एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है इलेक्ट्रॉन। हमें यहां पर न्यूट्रॉन का कोई काम नहीं, हमें काम है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। अभी मैंने केवल इलेक्ट्रॉन ही बताया, तो अभी आप इलेक्ट्रॉन ही देख लो। परमाणु के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और एक और क्या होता है, प्रोटॉन होता है। किसी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन है वो कभी नहीं बदलते हैं। जैसे मान लिया कोई परमाणु है, उसके अंदर 10 प्रोटॉन है, तो उसके अंदर हमेशा 10 प्रोटॉन ही रहेंगे। ना ही आप उसके अंदर 10 प्रोटॉन से 11 बना सकते हो, ना ही उसको 9 बना सकते हो। मतलब ना ही परमाणु के अंदर आप प्रोटॉन को डाल सकते हो, ना ही प्रोटॉन को निकाल सकते हो। प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो जाता है। वो तो एक कुल मिला के ऐसा है कि आवारा है।
वो बाहर चला भी जाता है, वापस आ भी जाता है। मतलब किसी परमाणु के अंदर से आप इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हो, उसके अंदर डाल भी सकते हो। तो अब यह समझ में क्या होता है, परमाणु के अंदर एक प्रोटॉन होता है और क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को आप निकाल भी सकते हो, इलेक्ट्रॉन को डाल भी सकते हो। लेकिन जब परमाणु के अंदर से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, किसी भी परमाणु के अंदर से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला, तो वहीं कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। मतलब परमाणु के अंदर से आपने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अगर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाल दिया तो कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी, अपचयन अभिक्रिया। तो ये तो बेसिक सिंपल मैंने जो बताया था उसी से परिभाषा बना दी है। अब इस परिभाषा को भी पूरा समझेंगे। जैसा मैंने अभी तक एक एक चीज पढ़ाई है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पूरा पढ़ाया है, वैसा ही ऑक्सीकरण के अंदर भी पूरा पढ़ेंगे। देखो ऑक्सीकरण का मैंने एक सिंपल मतलब बता दिया ना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना या इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाएगा, अपचयन। मतलब दोनों क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। एक में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, एक में क्या हो रहा है, ग्रहण हो रहा है। किसके अंदर इलेक्ट्रॉन निकलता है, ऑक्सीकरण के अंदर। तो देखो इसकी छोटी सी परिभाषा लिख देते हैं। क्या हो जाएगी इसकी परिभाषा, इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना, बताओ इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। तो ये छोटी सी परिभाषा हो गई। आप ऐसा भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन का त्यागना भी क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। त्यागना निकलना बात एक ही है, ठीक। और हमने किसी को त्याग दिया मतलब उसको निकाल दिया, तो यही बात एक ही है। तो अगला त्यागना निकालना दोनों एक ही होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब सर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं वो भी बता दो, आ जाओ वो भी देख लेते हैं। देखो पहला मैंने एक उदाहरण लिखा है। उदाहरण के अंदर क्या लिया मैंने, Na लिया है। Na पता है ना सभी को, नाम क्या होता है Na का, सोडियम, एक धातु होती है। अब सर आप ये बता दो कि यहाँ पर Na के अंदर से इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, तो आ जाओ वो देख लेते हैं। ये Na है, Na के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। कितना इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन। एरो बना दिया, एरो के बाद मैंने किसको बना दिया, इलेक्ट्रॉन को। मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या बचेगा, तो वो भी देख लो। इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बचेगा Na से Na प्लस। अब सर ये क्या किया, Na के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पर ऊपर प्लस कैसे आ गया, तो वो भी पूरा बताएंगे। अब आपको ये तो नहीं है ना कि मैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन निकाल के बता रहा हूं तो परमाणु लाऊं, परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन लेके निकाल के बताऊं। ताकि यहाँ पर क्या बता सकते हैं हम, बोर्ड के ऊपर परमाणु लिया, परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब सर आपने यहाँ पर परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो इसके ऊपर क्या लगा दिया, प्लस। अब ये प्लस क्यों लगाया, तो वो भी देख लो। देखो जो Na परमाणु होता है, हमेशा याद रखना सभी परमाणुओं का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। Na परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11। इसका परमाणु क्रमांक 11 है। परमाणु क्रमांक 11 है तो हमेशा याद रखना किसी परमाणु का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। मतलब जितना परमाणु क्रमांक रहेगा उतने ही क्या रहेंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन को कैसे लिखते हैं, P से लिखते हैं। प्रोटॉन के ऊपर धनावेश होता है तो मैंने क्या लगा दिया, धनावेश लगा दिया। बताओ इसमें परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉन भी कितने आ जाएंगे, 11। मतलब कितने प्लस हो जाएंगे, 11 प्लस हो जाएंगे। अगला, अब हमेशा याद रखना जब किसी परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं दिया रहे, बताओ मैंने इन्हें के ऊपर यहाँ पर कुछ लगाया क्या, प्लस माइनस नहीं लगाया ना। जब परमाणु के ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं लगाए तो उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। 11 प्लस है तो माइनस भी कितने आ जाएंगे, 11 आ जाएंगे। यह असल में क्या होता है, देखो ये हमने कैसे देखा है कि यहाँ पर जितने प्लस है उतने ही माइनस है। तो देखो 11 प्लस हुए तो माइनस कितने हो गए, 11 हो गए। प्लस माइनस कैंसिल कर देता है एक दूसरे को। जैसे मैं +2 लिखूं -2 लिखूं तो +2 -2 मतलब 2 में से 2 गया कितना आता है, 0 आता है। वैसे यहाँ पर 11 प्लस है और 11 माइनस है तो जो 11 प्लस है, जो 11 धनावेश है वो 11 ऋणावेश को खत्म कर देते हैं। 11 प्लस 11 माइनस को खत्म कर देता है तो इसके ऊपर कोई आवेश नहीं आता है। लेकिन फिर हमने इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंज किया। क्या चेंज किया, देखो Na के अंदर से क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। Na के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक निकाल देंगे तो बताओ कम होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, 11 में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ये पता है ना काय का चिन्ह होता है, माइनस का चिन्ह होता है। ये 11 में से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस किया तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे यहाँ पर, 10 इलेक्ट्रॉन। बताओ प्रोटॉन अब भी कितने हैं, 11 है। मैंने बताया था सबसे शुरू में बता दिया है, किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता है, जितने प्रोटॉन है उतने ही रहते हैं। इलेक्ट्रॉन को आप डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो, लेकिन प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं होता है। तो प्रोटॉन ऐसे कैसे है, बताओ प्रोटॉन कितने हैं, अब 11 है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए।
मतलब प्लस 11 है तो माइनस कितने हो गए, 10 हो गए। अब देखो पहले हमने कंपेयर किया था 11 प्लस का 11 माइनस के साथ कंपेयर किया था तो खत्म हो गए थे, प्लस माइनस ने एक दूसरे को खत्म कर दिया था, तो इसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं आया। लेकिन अब देखो इस जो Na था, Na के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को प्लस करवा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। Na था, Na के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, निकालने पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कम हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो कम तो होगा। आपने एक टोकरी के अंदर 11 सेब है, एक सेब को ले लिया तो सेब तो कम होंगे ना, कितने बच जाएंगे उसके अंदर, 10 बच जाएंगे। तो वैसा यहां पर किया मैंने, जो Na परमाणु था 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक को निकाल दिया पकड़ के, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्रोटॉन कितने हो गए, 11 हो गए, मतलब 11 प्लस हो गए तो माइनस कितने हो गए, 10 हो गए। 11 प्लस है 10 माइनस है, तो 11 प्लस 10 माइनस यदि दोनों की तुलना करें तो ये जहां पर तो 10 माइनस है, ये 10 प्लस को तो खत्म कर देंगे, लेकिन एक प्लस और बच जाएगा। अब वो ऐसा तो नहीं, उसको इग्नोर तो नहीं कर सकते, उसको लिखना है परमाणु के अंदर, तो यही तो मेन है। तो हमने 10 माइनस ने 10 प्लस को खत्म कर दिया। अब जो एक प्लस बचा था उसी को हमने कहा लगा दिया, Na के ऊपर लगा दिया, Na के ऊपर एक प्लस लगाया, तभी अपने को पता चला कि यहां से क्या हो चुका है, कि इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। क्योंकि जब किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और प्रोटॉन उसकी तुलना में बढ़ जाते हैं। अब प्रोटॉन इसकी तुलना में बढ़ गए तो इसके ऊपर क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा। मतलब जब किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो माइनस कम हो जाते हैं, लेकिन प्लस उसकी तुलना में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी तुलना करी, प्लस तो वही के वही है, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इससे तुलना करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। अब जितने ज्यादा होते हैं उतने क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। जब आप एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे एक ज्यादा हो जाएगा प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्लस कितने ज्यादा हो जाएंगे, 2 ज्यादा हो जाएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो कितना प्लस लग गया, 1 प्लस लग गया। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो कितना प्लस लग जाएगा, 2 प्लस लग जाएगा। वो अगली वाले के अंदर बना लेंगे। अभी एक वाला समझ में आया ना क्या होता है, जब किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस क्यों आता है, ये समझ में आया ना। ठीक है, तो जब किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो प्लस इसलिए लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के निकलने पर जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है तो उसकी तुलना में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है, तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, प्लस लग जाता है। अब ये तो हो गया हुआ क्लियर। अब एक उदाहरण तो लिख दिया है, एक और उदाहरण लिख देते हैं, आ जाओ। देखो ये तो हो गया पहला उदाहरण। अब सेकंड वाला उदाहरण क्या होगा, सेकंड वाले में मैंने किसको ले लिया, जिंक को ले लिया। अब जिंक लिया, जिंक से बनता है Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इसके अंदर बताओ कितने इलेक्ट्रॉन निकाले मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितना प्लस लगा दिया, 2 प्लस लगा दिया। अभी बता दिया है कैसे प्लस आएगा। जो जिंक है, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 होता है, तो इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। हमने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 30 थे, 2 को निकाल दिया, कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। जबकि प्रोटॉन अब भी कितने रहेंगे, 30 रहेंगे। मतलब कुल मिला के 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो 2 माइनस कम हो जाएंगे, 2 माइनस कम हो जाएंगे तो 2 प्लस बढ़ जाएंगे, तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा, 2 प्लस लग जाएगा। सिंपल है। जब किसी परमाणु के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन सा आवेश आता है, धनावेश आता है, धनावेश लगा दिए। 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 1 धनावेश आता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 2 धनावेश आ जाता है। आया समझ पूरा। और भी आगे लिख सकते हैं, अगला एक और लिख देते, चलो तीसरा लिख दिया मैंने, एल्यूमिनियम। अब जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अंदर से 3 निकल सकते हैं, 3 निकाल दोगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, 3 प्लस आ जाएगा। ये तो बता दिया मैंने। 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो 1 प्लस आता है, 2 निकाला तो 2 प्लस आता है, 3 निकाला तो 3 प्लस आता है। ये होगा समझ में पूरा। तीनों के अंदर किसको निकाला हमने, इलेक्ट्रॉन को निकाला, और इलेक्ट्रॉन का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो वही तो किया है यहाँ पर पूरा। ये ऑक्सीकरण के सारे उदाहरण हो गए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या होता है, ऑक्सीकरण, और हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी यहाँ पर, ऑक्सीकरण वाली। गैस में पूरा ऑक्सीकरण क्या होता है। अब अगला वाला सेकंड वाला पढ़ेंगे हम, अपचयन। अपचयन क्या होता है, तो देखो यहाँ पर मैंने बता दिया था पहले ही, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, तो अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। तो पहले परिभाषा लिख देता हूं, परिभाषा आएगी, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ये इतनी तो परिभाषा बना सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। वो तो लिखने की जरूरत नहीं, वो तो बना सकते हो। तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब कैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण होने पर क्या होता है, वो उदाहरण के अंदर देखेंगे। देखो उदाहरण लिख दिया मैंने, पहला उदाहरण लिखा है। पहले उदाहरण के अंदर मैंने क्या लिखा, Cl। जो क्लोरीन है यह Cl2 के रूप में होता है।
क्लोरीन किस रूप में होता है? Cl2 के रूप में। Cl2 क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और क्या बना लेगा? 2Cl माइनस। अब सर ये माइनस क्यों लगा दिया? ये प्लस वाला तो आपने बता दिया कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, निकलेंगे तो प्लस लगा देना है, लेकिन ये माइनस कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होंगे तो कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर सर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाए, यहाँ पर एक माइनस क्यों लगाया? क्योंकि देखो एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, मैंने कितने Cl लिए? 2 Cl लिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो पूरा बता दूं आपको, एक Cl लिया, एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, फिर अगला Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। Cl और Cl को हम क्या लिखते हैं? Cl2 लिखते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आगे क्या बनेगा? एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है जिसके ऊपर कौन सा आवेश आता है? माइनस। अगला Cl 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिसके ऊपर कौन सा आवेश आता है? माइनस। मतलब 2 Cl माइनस बन जाते हैं, एक Cl माइनस ये और अगला नीचे क्या बन जाएगा? एक और Cl माइनस, तो दोनों कितने हो जाएंगे? 2 Cl माइनस। मतलब हमने क्या किया? Cl2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को प्लस किया तो क्या बन गया? 2 Cl माइनस। तो वही तो यहाँ लिखा है, Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा? 2 Cl माइनस। अब सर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर माइनस कैसे आ गया? तो देखो ये Cl के लिए पूरा बताता हूं आपको। मैंने एक Cl ले लिया, एक Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। परमाणु क्रमांक 17 है, तो इसके अंदर प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 17। मतलब प्लस कितने आ जाएंगे? 17। और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे? 17। मतलब माइनस भी कितने आ जाएंगे? 17। अब ये तो इसके अंदर बता दिया मैंने आपको कैसे 17 आएंगे। जब परमाणु के ऊपर कोई आवेश नहीं होता है तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 17 प्लस है तो 17 ही क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अब हमने क्या किया? यहाँ पर देखो एक Cl की बात हो रही है, एक Cl की बात हो रही है, एक Cl के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन प्लस होगा? 1 इलेक्ट्रॉन। 2 Cl के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्लस हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक Cl 1 ले लेगा, एक Cl 1 ले लेगा, दोनों मिलाकर कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। हम एक Cl की बात कर रहे हैं, एक Cl के अंदर कितना प्लस करवाएंगे? 1। तो यहाँ पर 1 प्लस करवा दिया। 17 था, 1 प्लस कर देंगे, बताओ कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन को प्लस कर दिया, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 हो गए। देखो पहले कितने थे? 17 थे, अब कितने हो गए? 18। ये पहले 17 थे, अब कितने हो गए? 18 हो गए। क्यों हो गए 18? क्योंकि 1 को प्लस कर दिया है। अब 1 को प्लस किया तो अब परमाणु के अंदर क्या क्या बचा है? 17 प्लस बचे हैं, तो क्या बचा है? 17, 18 माइनस बचा है। 17 प्लस बचे तो 18 क्या बचा है? माइनस बचा है। अभी जो 17 प्लस है ये 17 माइनस को तो खत्म कर देता है, लेकिन 1 माइनस और बच जाता है। अब उस 1 माइनस का क्या करेंगे? तो उस 1 माइनस को इस परमाणु के ऊपर लगा देते हैं। 1 माइनस को हम इस परमाणु के ऊपर लगा देते हैं, तो Cl के ऊपर क्या लग जाता है? 1 माइनस लग जाता है। आई बात समझ में? फिर अगला ऐसे ही 2 Cl लेंगे तो आगे क्या लग जाएगा? 2 Cl माइनस लग जाएगा। Cl के ऊपर कभी भी 2 माइनस नहीं आते, Cl के ऊपर 1 ही माइनस आता है, क्योंकि Cl एक ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। देखो Cl को मैंने यहाँ पर क्या अलग अलग आपको बता दिया है। एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक Cl 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो पूरा Cl2 कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। और बन क्या जाएगा? 1 Cl माइनस, 1 Cl माइनस, तो क्या बन जाएगा? 2 Cl माइनस। तब आया समझ में किसी परमाणु के ऊपर माइनस क्यों आता है? माइनस क्यों आता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है। ग्रहण करने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो वहां पर क्या जाता है? माइनस आ जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उतने इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, तो उतने ही क्या आ जाते हैं? माइनस आ जाते हैं। अगर 1 ग्रहण किया 1 माइनस आएगा, अगर 2 ग्रहण किया तो बताओ कितने माइनस आएंगे? 2 माइनस आएंगे। वो भी एक उदाहरण लिख देता हूं। देखो अगला उदाहरण, पहला हमने लिखा है क्लोरीन वाला, अब अगला लिखेंगे सल्फर। सेकेंड वाला लिखा सल्फर। जो सल्फर होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है। अकेला सल्फर कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है? 2 इलेक्ट्रॉन को। तो अकेला सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, जिसके ऊपर क्या जाएगा? 2 माइनस आ जाएगा। आई बात में? क्या है ये 2 Cl लगे है ना, यहाँ पर ऐसा नहीं करना कि Cl ने भी 2 ग्रहण किया है। 2 Cl है, मतलब एक Cl ने 1 ग्रहण किया, ये मैंने अभी आपको बना के बता दिया था। अगर ये थोड़ा सा डाउट हो रहा, थोड़ा सा वीडियो रिवर्स करके देख लेना। देखो यहाँ पर एक एस है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे? 2 बढ़ जाएंगे। 2 बढ़ जाएंगे तो कितना माइनस आ जाएगा इसके ऊपर? 2 माइनस आ जाएगा। आया समझ में? अब बताओ इन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर हमने किया क्या है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाया है, और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तो यही तो हम पढ़ रहे थे। अपचयन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का निकलना। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन। आई बात समझ में? ऑक्सीकरण अपचयन क्या होता है? सिंपल छोटी छोटी परिभाषा है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, और वो सारे आपको क्लियर होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कौन सा आवेश आता है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है तो कौन सा आवेश आता है, और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कौन सी अभिक्रिया होगी। ये पूरा मैंने अभी तक आपको बता दिया है। ठीक, अगला ऑक्सीकरण अपचयन हो गया। अब आगे अपने को क्या पढ़ना है? रेडॉक्स अभिक्रिया, या इसी का एक और नाम क्या है? अपचयोपचय अभिक्रिया।
क्या नाम है अगला? रेडॉक्स अभिक्रिया, या क्या हो जाएगी? अपचयोपचय अभिक्रिया। ठीक है, देखो ये पढ़ते हैं। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया का सिंपल मतलब है ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा। अगर ऑक्सीकरण भी हुआ उस अभिक्रिया के अंदर और अपचयन भी हुआ, दोनों साथ साथ हो गए, तो वो कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया बन जाएगी। अब इसको पहले उदाहरण से समझाते हैं, उसके बाद परिभाषा लिखेंगे। देखो उदाहरण मैंने लिखा है 2Na प्लस लिख दिया Cl2, 2Na प्लस क्या लिख दिया? Cl2, क्या बन जाएगा? 2NaCl, 2Na प्लस Cl2 क्या बन गया? 2NaCl। अब सर ये कैसे लिखा है, क्या बना है, इसके अंदर ऑक्सीकरण कैसे हुआ है, अपचयन कैसे हुआ है, वो बता दो, वो भी देख लो। क्योंकि ये रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, परिभाषा भी लिख देता हूं, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया बनती है? रेडॉक्स अभिक्रिया बनती है। अब ये मैंने एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण लिख दिया है। इसके अंदर मैं बताता हूं किसका ऑक्सीकरण हुआ है और किसका अपचयन हुआ है। देखो मैंने पहले आपको ऑक्सीकरण पढ़ाया, इसका एग्जाम्पल क्या लिखवा दिया? Na के अंदर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। एक Na कितना इलेक्ट्रॉन निकालता है? एक इलेक्ट्रॉन निकालता है। देखो यहाँ पर भी क्या लिया मैंने? Na ही लिया है। तो बताओ Na के अंदर क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। Na क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। अब एक Na एक इलेक्ट्रॉन को निकालता है, बताओ कितने Na दिए? 2 Na दिए। 2 Na क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। अब 2 Na 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकाला है, मतलब इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया हो गई है? ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण का तो पता चल गया अपने को, इसका क्या हुआ है? ऑक्सीकरण हुआ है। अगले वाले का अपचयन होगा। ये देखो यहाँ पर अपचयन के अंदर किसको लिख दिया मैंने? Cl2 को लिख दिया। तो Cl2, ये इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर लेगा? Cl2। अब ये Cl2 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण कर लेगा, जिसमें कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन वाली। तो देखो इसमें ऑक्सीकरण हो गया, इसमें अपचयन हो गया, दोनों मिल जाएंगे तो क्या बना लेंगे? 2NaCl। तो एक में ऑक्सीकरण हो गया, एक में अपचयन हो गया, दोनों एक ही अभिक्रिया के अंदर हो गए, दोनों क्या हो गए? साथ साथ हो गए। तो बताओ कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी? ये रेडॉक्स अभिक्रिया। क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर यही होता है, यदि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हो गए तो वो कौन सी अभिक्रिया बन जाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया। देखो ये वाला किसका उदाहरण हो गया? अपना रेडॉक्स अभिक्रिया का। आई बात में क्या होगा? अब अगला एक एग्जांपल और देख लो। मैंने इधर ले लिया जिंक प्लस ले लिया Cu2 प्लस, जिंक प्लस एक और क्या ले लिया? Cu2 प्लस। आगे क्या बना है? आगे बना है Zn2 प्लस, प्लस क्या बन गया? Cu बन गया। अब देखो यहां पर भी एक का ऑक्सीकरण हुआ है, एक का क्या हुआ है? अपचयन हुआ है। अब किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका अपचयन हुआ, वो देख लो। ये जिंक है, जिंक से क्या बन गया? Zn2 प्लस, जिंक से क्या बन गया? Zn2 प्लस। अब बताओ किसी परमाणु के ऊपर प्लस कब आता है? किसी परमाणु के ऊपर प्लस कब आता है? किसी परमाणु के ऊपर प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। और इलेक्ट्रॉन निकल गया मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई यहाँ पर? ऑक्सीकरण। कौन सी अभिक्रिया हो गई? इलेक्ट्रॉन के निकलने पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तो Zn से Zn2 प्लस बन गया, एक अभिक्रिया कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण। अगला देखो Cu2 प्लस से क्या बना है? Cu बना है। पहले क्या था? Cu2 प्लस था, इससे क्या बन गया? Cu बन गया। अब यहां से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगा? Cu2 प्लस, क्योंकि इसके ऊपर पहले से क्या लगा है? 2 प्लस लगा है। वो 2 प्लस क्या करेंगे? 2 माइनस को आकर्षित कर लेंगे, 2 माइनस को आकर्षित कर लेंगे, तो 2 प्लस 2 माइनस खत्म, क्या बन जाएगा? Cu। तो देखो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसके अंदर कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन। इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो कौन सी अभिक्रिया हो गई? अपचयन वाली। ग्रहण करके आयन से क्या बन गया? ये परमाणु बन गया है। यदि परमाणु से धनायन बनता है तो कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? ऑक्सीकरण। यदि धनायन से वापस क्या बन जाता है? परमाणु बन जाता है। तो धनायन से वापस परमाणु बनने के लिए उसको इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ता है, क्योंकि 2 प्लस का मतलब ये है कि इसने पहले से इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। हमने 2 प्लस से वापस इसको सिंपल लिख दिया, मतलब ऐसा हुआ कि इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए थे उनकी जगह वापस 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया है। और 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? ग्रहण कर लिया। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? अपचयन। तो इसीलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? अपचयन। आया समझ में? ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है। सबसे पहले तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, ये आईएमपी क्वेश्चन है। ये बहुत बार वेरी शॉर्ट के अंदर पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछा गया है, ठीक है। फिर 2 नंबर के अंदर भी बहुत बार आया है। 2 नंबर के अंदर आया तो आपको ये क्या है? डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद इसके एग्जांपल्स लिखना है। आई बात समझ में पूरा? तो बताओ ऑक्सीकरण आ गया होगा समझ में। ऑक्सीकरण का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना।
अपचयन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, वो कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तब ऑक्सीकरण क्लियर हो गया अपना, अपचयन हो गया, अगला एक और क्या हो गया? रेडॉक्स अभिक्रिया हो गई। आज की क्लास में तीनों क्वेश्चन करना थे, ऑक्सीकरण भी हो गया, अपचयन भी हो गया और एक और रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो गई। तो अगर ये तीनों समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, और ऐसे ही रेगुलर हिंदी मीडियम की भी क्लास अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आज से रेगुलर हिंदी मीडियम की क्लासेस भी चैनल पर अपलोड होगी। और अगर आपको ऐसे हिंदी मीडियम की क्लासेस देखना है तो अगर एक बार कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में हिंदी मीडियम लिख के टाइप करना है। अगर आप हिंदी मीडियम लिख के कमेंट में टाइप करते हो तो रेगुलर हिंदी मीडियम की क्लासेस आएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो पूरा समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आगे और अपने को पढ़ना है अभी। और अगर और पढ़ना है, इसी चैनल से पढ़ना है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और सब्सक्राइब करने के बाद यदि आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह है जिनको अभी तक इस चैनल के बारे में नहीं पता है तो उनको भी जरूर बताना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपकी बोर्ड एग्जाम से पहले पूरी क्लास 12 की केमिस्ट्री इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर मैं बोर्ड एग्जाम से पहले आपकी पूरी क्लास 12 की केमिस्ट्री अपलोड कर दूंगा। और अभी हमारे जो ऑनलाइन क्लास है, यहाँ पर जो हमारा चैनल है, हमारे चैनल पर जो आपकी रिएक्शन है, लगभग आपकी 12th केमिस्ट्री के अंदर 60 से 80 रिएक्शन है, 60 से 80 अभिक्रिया है। उन 80 अभिक्रियाओं की ट्रिक बना के शॉर्ट के रूप में चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगी, तो आप वो भी देख सकते हो और अपनी पूरी केमिस्ट्री बेस्ट बना सकते हो। यदि आपको भी अपनी केमिस्ट्री को पूरा बेस्ट बनाना है, पूरा ट्रिक के साथ पढ़ना है, तो क्या करना है? केमिस्ट्री बाय शुभम को सब्सक्राइब करना है, या फिर आपके अपने चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।